सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। नैब रावलपिंडी और नैब सक्खर ने अपनी मुश्तरका कार्रवाई से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद शाह साहब को आज इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। 7 अगस्त को उनके खिलाफ नैब ने तहकीकात शुरू की थी। उन पर इल्ज़ाम यह है कि उनके असासे उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते, यानी और असासों में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसमें तमाम इल्ज़ामात साबित हुए, ये हम ज़राए के बकौल आपको बता रहे हैं, और अब गिरफ्तारी के बाद उनसे मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक खुर्शीद शाह साहब ने होटल, पेट्रोल पंप्स और बंगले फ्रंटमैन और बेनामीदारों के नामों पर बनाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बंगले के लिए प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अपने नाम कराए। खुर्शीद शाह ने एजाज के नाम से सक्खर और रोडी में 2 जायदादें बना रखी हैं। खुर्शीद शाह ने लड्डू मल के नाम पर 11 और आफ्ताब हुसैन सूबरों के नाम पर 10 जायदादें बना रखी हैं। खुर्शीद शाह ने मुबैना फ्रंटमैन के लिए कार्डियो अस्पताल से मुत्तसिल तकरीबन 1.5 एकड़ अराजी नर्सरी के लिए अलॉट कराई। खुर्शीद शाह की बेनामी जायदादों में एक शख्स उमर जान का भी अहम किरदार है। खुर्शीद शाह साहब के जो असासे हैं उनका इंकशाफ उनसे मुतल्लिक ये हुआ है कि उनकी मालियत 500 अरब से जायद है। नैब ने खुर्शीद शाह के अकाउंट्स, बेनामी जायदादों, बदउनवानी से बनाए गए असासों और फ्रंटमैन की तफसीलात भी हासिल कर ली हैं। नैब सक्खर ने आज खुर्शीद शाह को खत लिखकर तलब किया था। खुर्शीद शाह ने खत लिखकर नैब सक्खर में पेश होने से माजरत की थी। खुर्शीद शाह साहब ने नैब सक्खर को ख़त के ज़रिए ये जवाब दिया कि कौमी असम्बली के इजलास के बायस वो पेश नहीं हो सकते। उन्हें रिमांड के लिए कल अदालत में पेश किया जाएगा और राहदारी रिमांड लेकर खुर्शीद शाह साहब को सक्खर मुंतकिल कर दिया जाएगा। काफ़ी रोज़ के बाद ये एक बड़ी गिरफ्तारी है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बड़ी गिरफ्तारियाँ थीं उनमें शर्जील मेमन साहब एक तवील अरसा पहले गिरफ्तार हुए थे, डॉक्टर आसिम हुसैन गिरफ्तार हुए थे, फरियाल तालपुर साहबा गिरफ्तार हुई, आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हुए। सुने ज़रा इस पर जो पीपल्स पार्टी का रद्दअमल है। शहरी रहमान साहबा क्या कहती हैं, दिखाएं। हम कौमी यकजहती का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं, अज़म भी और हम सब साथ हैं, लेकिन इस बीच आपने एक मेंबर कौमी असम्बली जो पहले लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं उनको स्पीकर के नॉलेज के बगैर, उनको इत्तला किए बगैर सेशन नेशनल असम्बली का चल रहा है, आपने गिरफ्तार कर लिया है अपने मज़मूम मकासद को आगे ले जाने के लिए। तो ये किस तरह की आप बातचीत करते हैं? राइट जी, मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हमें ज्वाइन कर रहे कराची से, सदाकत अब्बासी साहब ऑनरेबल रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। वीडियो लिंक पे आपका बहुत शुक्रिया। और रुकने कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिंह का ताल्लुक हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सदाकत अब्बासी साहब, ये नैब के साथ को PTI की मिली भगत है, नैब ज़ाती हैसियत में ये कार्रवाई कर रहा है, जब भी कोई गिरफ्तारी होती है तो उसका इल्ज़ाम हुकूमत पर क्यों लगता है? ये बात हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार कहते हैं, लेकिन शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये बात वो समझना नहीं चाहते, वो सुनना नहीं चाहते। एक तो गो के हमारा ये एजेंडा था कि जब हम आएंगे तो हम अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। हमने सारी हमारी कैंपेन इलेक्शन की वो प्रो अकाउंटेबिलिटी या करप्शन, एंटी करप्शन पे थी। लेकिन जब से हम आए ना हमने नैब का कानून तब्दील किया, ना हमने नैब के चेयरमैन या कोई ओहदेदार तब्दील किए, ना कोई उनके जो भी आइनी इदारे, चाहे वो अदालतें हैं चाहे वो इस तरह के इदारे हैं, उन पे कोई कंट्रोल हो सकता है, और ना कोई खुदा न खास्ता यहाँ मुल्क में मार्शल लॉ है कि कोई किसी की बात सुनी नहीं जा रही। अदालतें आज़ाद हैं, मीडिया आज़ाद है, इदारे आज़ाद हैं, और हम उनको मज़ीद आज़ादी देना चाहते हैं। जहाँ तक रही करप्शन की बात,
तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और अगर अकाउंटेबिलिटी का इदारा पकड़ता है, अगर ऐसी बात होती तो कभी अलीम खान गिरफ्तार ना होते, कभी परवेज़ खटक पे केस ना होते, कभी सप्तान खान गिरफ्तार ना होते। तो बहरहाल ये रिपीटेड आर्ग्यूमेंट है कि इतने जितने आपने असासे बताएं, अगर ये असासे उनके नहीं हैं तो कल नैब को शर्मिंदगी होगी, गलत इल्ज़ाम है। और अगर खुर्शीद शाह साहब इन असासों के कुछ जायज़ ज़राए आमदनी साबित कर देते हैं तो जिन लोगों ने उनको पकड़ा है वो उनके लिए एम्बेरसमेंट होगी। बाकी मैं समझता हूँ कि अगर आपने इतना अरसा हुकूमतें की हैं और आज आपके असासे आपकी इनकम से मैच नहीं कर रहे, और मुल्क का जो अकाउंटेबिलिटी का कानून ये कहता है कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के असासे उसकी नॉन सोर्सेज से मैच ना करें, तो वो करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। अनटिल कि वो अपने आप को साबित करे, अपने सबूत दे, सारा भार जो है उस पर है साबित करने का। तो उस हवाले से मैं तो बिल्कुल इस इल्ज़ाम को रद्द करता हूँ और उनको मशवरा देता हूँ कि इस पर वक्त ना ज़ाया करें, अच्छे अच्छे सबूत दें और अपने आप को नैब से क्लियर करवाएं। राइट जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से 3 रोज़ पहले अपने पार्टी वर्कर से खिताब कर उन्होंने बड़ी अग्रेसिव स्पीच की और उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि गिरफ्तारियां हो रही हैं लेकिन पीपल्स पार्टी किसी से डरती नहीं है। बिलावल साहब ने सेलेक्टर्स की तरफ भी इशारा किया, यानी उनकी मुराद ये है कि कोई और है जो ये गिरफ्तारियां करवाता है, हुकूमत मिली हुई है, नैब मिली हुई है। सुनवाएं बिलावल साहब ने क्या कहा। इलेक्शन से कहते आ रहा हूं कि गैर जमहूरी ताकतों कठपुतली इत्तेहाद खड़े किए हैं। इलेक्शंस में 40 केसेस डालकर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर गैर जमहूरी कुव्वतों के सामने सर नहीं झुकाएगा। हमने जियाउल हक का जुल्म बर्दाश्त किया है, हमने मुशर्रफ का जुल्म बर्दाश्त किया है, हम इस कठपुतली का जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। वजीर आला सिंध के लिए तीन उम्मीदवार हैं, सैयद मुराद अली शाह, सैयद मुराद अली शाह और सैयद मुराद अली शाह। हम सिलेक्टर्स को, सिलेक्टेड को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर सदर जरदारी और फयाज तालपुर साहिबा ने कुछ गलत किया है तो सजा क्यों नहीं दे सकते हो? ISI को JIT पे क्यों बिठा देते हो? जी सदाकत भाई, 3 दिन पहले उन्होंने तकरीर की, आज खुर्शीद शाह साहब गिरफ्तार हो गए। लोग कह रहे थे मुराद अली शाह साहब गिरफ्तार होंगे, इसलिए वो बार बार कह रहे थे मेरा वजीर आला मुराद अली शाह है। उनको क्या खबर थी कि दिखाएंगे मुराद अली शाह को और पकड़ेंगे खुर्शीद शाह को? देखें जी, मैं दोबारा से यही बात करूंगा कि बिलावल साहब जो कह रहे हैं कि उन्होंने मुशर्रफ का एहतसाब बर्दाश्त किया, शायद वो भूल गए हैं कि बिलावल साहब के वालिद साहब ने मुशर्रफ से NRO लिया था। और जहाँ तक बात है उनकी कि वो हमें डराएं धमकाएं नहीं, और नैब को सबूत दें, अदालतें आज़ाद हैं। अगर कोई उनको गलत सज़ा देता है तो ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं। तो ये उनकी सारी बातें सियासी हैं। उनको पता है कि शायद उनको यहाँ से डील नहीं मिलेगी, वरना वो NRO लेने के आदी हैं। वो हर दफ़ा करप्शन का वावेला करते हैं, करप्शन के ख़िलाफ़, और जब कोई हुकूमत आती है तो गिव एंड टेक कर लेते हैं। उन्होंने इमरान खान को भी शायद नवाज शरीफ समझा था, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बहरहाल ये तकरीरें अपनी जगह, उनकी ऑपोजिशन करना अपनी जगह, उनका तनकीद करना अपनी जगह, लेकिन एहतसाब जो है वो होके रहेगा और किसी को भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं मिलेगी। एक बात है, अगर पैसों का हिसाब करें और प्ली बारगेन करें तो लोग सारे बाहर छूट जाएंगे। बाकी बिलावल साहब जो है वो अपनी तकरीर करते रहें और मेरा ख्याल है नैब अपना काम करता रहे। बिल्कुल ठीक। बाकी दोनों मेहमानों से इजाज़त लेते हुए शाहिद अली हमारे ब्यूरो हेड हैं सखर से, मैं चाहूँगा ज़रा शाहिद से बात कर लूँ। शाहिद साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि खुर्शीद शाह साहब को बहुत से लोग वहाँ पे पसंद करते हैं। उनको एक अवामी सियासतदान समझा जाता है, एक ऐसा सियासतदान नहीं कि जो बिल्कुल एक आइसोलेशन में अपनी सियासत करता है और आम आदमी से दूर है। लोगों के अंदर बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। लेकिन ये जो असासे, यानी आमदन से ज़ायद असासे जो खुर्शीद शाह साहब, उनके वालिद, इनके आबाओ अजदाद, ये सुना शायद शिकारपुर से इनका ताल्लुक़ था, पैदा ये शिकारपुर में हुए थे, और इनका जो बैकग्राउंड है वो हम्बल बैकग्राउंड है। को बहुत ज़्यादा अरबपति जैसे 500 अरब के असासे आ रहे हैं, इस तरह के असासे इनके नहीं थे।
तो ये जो इनका लाइफस्टाइल है वो बज़ाहिरन कितना मैच करता था इनकी आमदन से? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। बज़ाहिर जो है वो खुर्शीद शाह जो है वो एक मतलब सफेद पोश घराने से उनका ताल्लुक था। उनके वालिद के पास जमीन थी, लेकिन उसके बाद जब से वो पीपल्स पार्टी की सियासत में दाखिल हुए, वो यहाँ पर कॉलेज की सियासत से, सपाफ की सियासत से दाखिल हुए थे, और उसके बाद वो मुख्तलिफ ओहदों पर होते हुए MPA बने, उसके बाद सूबाई वजीर रहे, मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज उनके पास रहे। उसके बाद वो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होना शुरू हो गए। खुर्शीद शाह का बैकग्राउंड जो है वो सियासी एतबार से तो बहुत बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने मेहनत बहुत की अपनी सियासत में, और पाकिस्तान में शायद ही ऐसा कोई सियासतदान हो कि अगर आपकी एक जमाना था कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और इस्लामाबाद में जो मिनिस्टर बेंगलोर थे, तो वहां जब जाकर किसी को मालूम करना होता था कि खुर्शीद शाह का बंगला कौन सा है, तो जो चौकीदार या गार्ड्स होते थे, सिक्योरिटी गार्ड, वो कहते थे जिस बंगले के आगे सबसे ज्यादा लोग मौजूद हैं वो खुर्शीद शाह का बंगला है। खुर्शीद शाह के घर पे भी इस वक्त यही सूरत हाल होती है कि वो जब आते हैं सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग उनसे मिलने आते हैं, वो लोगों के काम भी करते हैं। ये भी ठीक है कि सालेपट, रोड़ी, संगरार, कंदरा, पनवाकिल, इस पूरे इलाके में उनकी जमीनें भी हैं, वो बाज कॉटन फैक्ट्रीज में पार्टनर भी हैं, कुछ जो ठेकेदार कंपनियां हैं। शायद ये सियासत में आने से पहले, इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान के टॉप नॉच पॉलिटिशियंस में कई दफा नाकाबिल शिकस्त रहे, बार बार मुंतखब हुए, लेकिन ये सारे जायदादें, असासे, ये लाइफस्टाइल, ये सियासत में आने से पहले भी था इनका, इनके वालिद का, इनके अजीजों का, ये सियासत में आने के बाद बनना शुरू हुआ? जाहिर है ये स्टाइल बिल्कुल नहीं था, और खुर्शीद शाह जब से मिनिस्टर मुंतखब हुए उसके बाद से उनके असासों में जो है वो तेजी आई थी, उनके असासे बढ़ते चले गए, उनका लाइफ स्टाइल भी तब्दील होता चला गया। और खुर्शीद शाह ही नहीं बल्कि खुर्शीद शाह का पूरा घराना जो है वो जाहिर अलग नजर आने लगा। यहाँ पूरी सियासत में वो किंग कहलाते थे। जितनी भी यूं समझ लें कि बेनजीर भुट्टो साहिबा भी उन पर बहुत ट्रस्ट करती थी, और इस पूरे इलाके में जो सखर का इलाका है इसमें 2 MNA की नशिस्तें हैं, 4 MPA की नशिस्तें हैं। अच्छा, मुझे आखिर में मुझे ये बताइए शायद आखिर में कि ये उमर जान के नाम पे असासे, लड्डू मल के नाम पे असासे, आफ्ताब हुसैन सोमरो के नाम पे असासे, एजाज के नाम पे असासे, ये क्या कहानी है? कुछ ऐसी नजर चीज आती है? इसमें ये बिल्कुल आपकी बात सही है। उमर जान का नाम आ रहा है। उमर जान जो है एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो खुर्शीद शाह के पार्टनर्स हैं। इसी तरह नवाब जान कंपनी है, लेकिन अभी तक उमर जान और नवाब जान के हवाले से ये साबित नहीं हो सका है कि खुर्शीद शाह ने उनसे कुछ किक्स बैक लिए हैं। हाँ, ये जरूर है कि उमर जान की गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी वो खुर्शीद शाह इस्तेमाल करते हैं, और उमर जान उनका गहरा दोस्त भी है। जहां भी वो आते हैं, अकरम खान उनका नाम है, वो खुर्शीद शाह के साथ भी होते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो बहुत सारे ठेके लिए उन्होंने, उसमें खुर्शीद शाह ने उनकी कुछ मदद भी की हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आफ्ताब सुमरो है और उनके जो 2-3 लोग हैं, इनके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक उमर जान एंड कंपनी के हवाले से जो चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शाहिद अली हमारे ब्यूरो हेड सक्कर साहब बता रहे थे। तो इसका मतलब है कैसे, मैं शेख साहब आपके पास आऊंगा, कि सूरत हाल इतनी शफाफ भी नहीं है शाह साहब के हक में, और शायद उतनी बुरी भी नहीं हो जितनी सामने आ रही है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि शाह साहब बिल्कुल उनको बरी कर दिया जाए बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, जैसे पीपल्स पार्टी कह रही है कि क्यों पकड़ लिया, और ना ही उनको कह सकते हैं कि जी वो बहुत बड़े कोई करप्ट आदमी है। जी मेरे से मैं बात करूं? जी शेख साहब। जी बात ये है कि खुर्शीद शाह एक सीजन पॉलिटिशियन है। मैं 97 में जब पहली बार इलेक्ट हुआ तो उस वक्त भी खुर्शीद शाह बहुत एक्टिव थे नेशनल असेंबली में। तो पिछले कई 25-30 साल से वो कौमी असेंबली में एक्टिव हैं। बात ये है, मुझे ये समझ नहीं आती, देखिए ना, हम सब कहते हैं एहतसाब होना चाहिए और बिल्कुल बेरहम एहतसाब होना चाहिए, इसमें तो किसी एक की भी कोई इख्तलाफ नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये 25-30 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये तो कोई भी हमारे यहाँ बिजनेस करते हैं ना, हमें पता होता है मार्केट में कि कौन क्या कर रहा है, उसके कौन से असासे हैं, वो क्या बेनामी काम हो रहा है, गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। मेरे से पूछ ली किसी व्यापारी का, मुझे समझ नहीं आती नैब का ये काम है, इनको 25-25 साल लगते हैं ढूंढने में। ये पहले क्यों नहीं ये हुआ? मैं उनके फेवर में, अभी मैं किसी के फेवर में या मुखालफत में बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने इदारों पे बात कर रहा हूँ कि हमारे इदारे जब चाहते हैं, लेकिन एक तरफ
तो खुद पीटीआई वाले कहते हैं कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, दूसरी तरफ वो खुद कहते हैं कि हम अब किसी को एनआरओ नहीं देंगे। जब ये एनआरओ दे ही नहीं सकते, ये जब है ही वो उन्हीं के पास, नैब के पास, इनके हाथ में ही कुछ नहीं है, तो फिर ये रोज क्यों कहते हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे? देखिए बात, और ये नाम कैसे अभी पहले निकल आते हैं कि फलां पकड़ा जाने वाला है, फलां पकड़ा जाने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं कि सही तरह या तो हम हमारे इदारे अपनी रेपुटेशन भी बना ले अपने आप को। वो क्यों, क्या खुर्शीद शाह आज का पॉलिटिशियन है? क्या ये सारी ये पैसा क्या एक दिन में बना है? आप बताइए, जितने भी बना है या नहीं बना तो मैं नहीं कुछ कह सकता, ये उनको ज्यादा पता होगा। लेकिन ये जब दादे क्या एक साल में 6 महीने में सारी जगह अगर हैं अरबों 500 अरब रुपए, हम बिजनेसमैन सोच नहीं सकते। मेरी फैमिली 135 साल से बिजनेस में है। हम ये तो ऐसे अरबों की बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं किस कोई जैसे हम उसको पंजाबी में कहते हैं बिबरी हैं, जैसे आम, यानी ये बताइए तो सही कि इतनी बड़ी रकम तो हमारे इदारे किधर होते हैं? जब चाहे इदारे तो ये शेख साहब इदारे तो सबको नजर आ रहा था ना कि पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग का एहतसाब नहीं हुआ, नून लीग के एहतसाब में पीपल्स पार्टी नहीं, माजी में तो इदारों को देखिए ना, मुशर्रफ साहब ने नैब बनाया, मुशर्रफ साहब ने खुद नैब को बुलडोज कर दिया। मुशर्रफ साहब का दौर भी तो रहा ना, क्या तो मुशर्रफ साहब ने तो खुद नैब को तबाह कर दिया ना। मुशर्रफ साहब तो एनआरओ करके, मुशर्रफ साहब तो थाली में रखते थे इक़्तिदार। अच्छा चलो अभी 1 साल हो गया, क्या 1 साल लगता है? ये एकदम कैसे पता लग गया? अब और भी जब कोई भाई करें, जिसका भी करना है और कोई चीज साबित भी हो ना, साबित भी करें किसी को। अभी तक कितने सबूत जिन लोगों को पकड़ा है इन्होंने, वो उनके रिमांड ही हो रहे हैं ना, उनका 90 दिन का रिमांड, उसका आगे रिमांड, जो रिमांड कितना देर लगती है इन असासों के बारे में? ये मुझे बताएं ना, किसी के बारे में पता करना है। मार्केट में कोई जाएगा, कोई इलाके में जाएगा, हर कोई बता देगा ये फलां का है, फलां का है, ठीक है ना? तो कोई थोड़ा सा हम को रिजल्ट भी दे। देखिए ये पैनिक, मैं ये नहीं कह रहा ये ठीक कर रहे होंगे, शफाफ तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन ये जो तरीका है ना, इससे तो कई साल, 20 साल लग जाएंगे लोगों के बारे में। फिर आप एहतसाब करते करते, और उस एहतसाब करने में मार्केट आपकी सारी तबाह हो गई है। 7,000 अरब रुपए स्टॉक एक्सचेंज घट गया। तो मुझे बताइए, जो टेंशन है ना, कोई 1 या 2 या 10 बंदे इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इस टेंशन से पूरे मुल्क की इकानमी तबाह हो रही है। हम कर क्या रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही किस किस्म की ये, देखिए ना, जो इंप्रेशन नेगेटिव जा रहा है, जो इकोनॉमी हुआ है। आप कहते हैं ब्यूरोक्रेट काम नहीं करता, ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहा। जो इकोनॉमी की सूरत हाल है शेख साहब, वो बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। इससे कोई करप्शन खत्म नहीं हो गई। करप्शन 1 साल तो अब हो गया ना, मैं नहीं कहता पहले नहीं थी, पहले भी थी, अभी भी ये करप्शन खत्म नहीं हुई। आप सिस्टम बनाइए। इस तरह एक इदारा जो कहता है, खुद नैब कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। मैं जरा शेख साहब ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल कर लूं। सिस्टम तो शेख साहब सालाना करप्शन है। शेख साहब सिस्टम बनेगा आइंदा की करप्शन रोकने के लिए, लेकिन जो करप्शन हो चुकी है शेख साहब, उसके लिए सिस्टम नहीं है। आइंदा के लिए सिस्टम बनेगा कि आइंदा करप्शन ना हो। जो हो गया है उसका तो हिसाब, ताकि मुल्क भी साथ अच्छा ये मुल्क को नुकसान नहीं सिर्फ ना पहुंचे, बिल्कुल जो गलत है उसको पकड़े, बेशक पकड़े। मैं खुर्शीद शाह साहब इमरान खान साहब पे क्रिटिसाइज किया करते थे। मैं चाहूंगा जरा दिखा दिया जाए खुर्शीद शाह साहब जो है गिरफ्तार होने से पहले इमरान खान साहब को क्या कहते थे, पैगाम क्या देते थे, सुनवाएं सर। ये तो एक रवायत बन गई है कि सियासत को, सियासतदानों को खराब किया जाए, और उनका एजेंडा क्या है, वो क्या चाहते हैं। जो शख्स आया हुआ है, जो बैठा हुआ है, वो किस तरीके से आया है, ये उंगलियां कहाँ उठती हैं, इशारे कहाँ होते हैं, वो आज मुल्क का हर बच्चा जानता है। इमरान, होश के नाखून लो, सियासत को समझने की कोशिश करो, जो कौन से वायदे किए हैं वो पूरे करो, लड़ाई में उलझ जाओगे। जी ब्रिगेडियर साहब, ये जो होश के नाखुन लोग कह रहे थे शेख शाह साहब, तो इससे मुराद ये तो नहीं थी कि ये गिरफ्तारियां और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बंद कर दो और ये एहतसाब का अमल जो है ये इसको रोक दो? देखें, एक तो पहले बात यह कि कैसे शेख साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वन ऑफ द वेरी गुड पार्लियामेंटेरियन, और वो चाहे अपनी पार्टी के मुतालिक बात करें, गवर्नमेंट के मुतालिक बात करें, अगेंस्ट करें, वो बिल्कुल अक्सर सही बात करते हैं। सिर्फ बात समझने की है ये अब्बास के, देखें ये नैब ये सिर्फ चेक करते हैं कि जब आप इंक्वायरी शुरू करते हैं तो वो ये देखते हैं कि आपके फादर जो हैं वो क्या थे, उनके अपने पास क्या सासे थे,
उसके बाद जब आपने स्टार्ट किया तो आपके पास क्या था और आपके ज़राए आमदन क्या थे, फिर किस तरीके से अगर आप बिज़नेस कर रहे थे तो आपके रिटर्न होती हैं, टैक्स रिटर्न हैं, सारी चीज़ें आती वो अल्टीमेटली दे कम टू नो। और फिर ये जो बेनामी नाम होते हैं ना, जिनके 4-5 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, जब इनको बुलाया जाएगा तो वो बड़े क्लियर बताएंगे जी कि, क्योंकि उनको भी प्रूफ करने कि आपके पास ये प्रॉपर्टी, अगर 10 प्रॉपर्टीज़ हैं तो आपके ज़राए आमदन क्या थे, आपके पास कहाँ से आए, तो वो खुद ब खुद बता देंगे कि हमारे थे या नहीं थे या किसी और के थे। एक तो ये है। फिर ये 1 साल में इसलिए करप्शन में सख्ती से थोड़ा हो गया कि ये गवर्नमेंट जो आई है PTI की, ये करप्शन का मैनिफेस्टो था कि हम करप्शन पाकिस्तान में ख़त्म करेंगे, हम रिश्वतखोरी ख़त्म करेंगे, तो इन्होंने आके उस पर और सख्ती से काम शुरू कर दिया। लेकिन 75% केसेस वही हैं जो पहले से चल रहे थे, सिर्फ वो स्लो चल रहे थे। वो आपके चेयरमैन नैब ने, आपको पता है चौधरी कमर जमान जो थे वो थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को और PMLN को सपोर्ट करते थे, काफ़ी केसेस उन्होंने उनको सपोर्ट दबाए भी हैं, जो कि आके अब निकले और ये चेयरमैन ने आके काफ़ी सख्ती शुरू कर दी है। एक तो ये बात है। सेकंड ये कि देखिए, नैब पहले डिस्क्रीट इंक्वायरी करती है, उसके बाद जब इंक्वायरी में उनके पास सफिशेंट एविडेंस आ जाती है प्रोसिक्यूशन के लिए, और उनके पास ये एविडेंस आ जाती है कि ये वाकई असास से आपके ज़रा आमदन से ज़्यादा हैं, और उसके बाद फिर वो आपको बुलाते भी हैं, और अगर आप जाते हैं तो अपने को क्लैरिफाई करते हैं, तो बात उनको समझ आ जाती है, डॉक्यूमेंट देते हैं, टैक्स रिटर्न देते हैं, पुरानी अपनी फैमिली की सारी जितनी ज़राए आमदन है वो बता देते हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिट क्या किया था वो बताते हैं, तो उससे मसले हल हो जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे यकीन है कि कोई ना कोई ऐसी प्रोसिक्यूशन एविडेंस इनके पास होगी जो कि खुशीसा साहब नहीं बता सके होंगे, और उन्होंने बुलाया था, वो आज मेरे ख्याल में गए भी नहीं कमिटमेंट की वजह से, तो उनको इसमें पहले से कोई नैब को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, बताना चाहिए था जी कि ये वजूहत हैं, या वो रिलीफ कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है, कोर्ट से रिलीफ लेते और फिर बाद में अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। प्रॉब्लम होगी। अब देखना ये है कि मेरा नैब से एक ही क्वेश्चन है जो कैसर साहब भी बात कर रहे थे कि आपने बहुत लोगों को पकड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पकड़े जिन्होंने गलत किया है। आपका 1 साल में आपका रिजल्ट क्या है? क्या आपने नवाज शरीफ फैमिली से कोई पैसा रिकवर कर लिया है? आपने ओमनी ग्रुप से आपने रिकवर कर लिया है, ख्वाजा साद फैमिली से रिकवर कर लिया है, फवाद से कर लिया है, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से आपने कर लिया है। पकड़ना इज़ नॉट आंसर। नैब का काम है पकड़ें, एविडेंस लें और प्ली बार्गेन करें। एक्चुअली एक सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कंडीशन लगा दी कि जी वो जो वॉलंटरी रिटर्न होता था वो ख़त्म कर दिया। वॉलंटरी रिटर्न का फ़ायदा ये होता था कि सियासतदानों कोई भी हो वो पैसा दे देता था, चलो बच जाते थे। सिर्फ वो रिस्ट्रिक्शन ये लगाते कि जो ऑफिस होल्डर थे, ब्यूरोक्रेट थे, गवर्नमेंट मुलाजिम थे, पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उनके लिए ना रखते, लेकिन बाकी बिजनेस का रिलीफ होता तो आज हमारे पास बहुत पैसा आ गया होता। वो ये कहते नहीं अगर पी प्लान बंद करेंगे हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, 10 साल के लिए हम कोई काम नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो कहते इससे बता हम रेफरेंस को फेस करते हैं। ये चीज़ें देखने की है नैब का कि नैब ने कुछ जो रूल चेंज करने थे वो ऐसे करें कि आप सिस्टम को, अदारे को और बेहतर करें। ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही जीरो करके रख दें, उसको विंग्स क्लिप कर दें, ये नहीं तरीका होना चाहिए। आप में जो खामियां नजर आती हैं उसको और बेहतर करें, इफेक्टिव करें। देखें एक बात ये देखें कि मैं एक ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं एक कमेंट ले लूं अब्बासी साहब से, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। सदाकत अब्बासी साहब, जो बात ब्रिगेडियर साहब ने फरमाई बड़ी इंपॉर्टेंट कि पकड़ धकड़ हो रही है, मार कुटाई हो रही है, पकड़ लो शोर शराबा, लेकिन गिलास थोड़ा बारह आने। ये आप 13 महीने आपकी हुकूमत के हो गए, रिकवर तो एक पाई नहीं हो सका ना इन लोगों से। देखिए अमीर अब्बास, जो 2 बातें हुई हैं। एक तो कैसर साहब ने कहा कि जी नैब ने इतना अरसा सोया रहा, तो ये तो हम सारे कहते हैं कि नैब इसलिए सोया रहा कि नैब पे सियासी दबाव था और वो केसेस आपस में आगे जाने नहीं देते थे। और आपको याद है कि वो कहते थे कि नैब के नाखून काटेंगे और पर उसके काटेंगे और उसके नाखून तराशेंगे। और आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा कहा था कि नैब तो आज 6 फुट गड्ढे में गिर गया। दूसरी बात यह कि पैसा रिकवर, देखें कोई भी बंदा एक्यूज होता है, जैसे हारिस साहब ने बताया कि उसके बारे में जब एलिगेशन होता है तो वो बता सकता है कि मैंने इतनी प्रॉपर्टी मुझे विरसे में मिली और उसके दौरान हर साल मैंने इतना पैसे कमाए, ये उसके टैक्स हैं और ये उसके रिटर्न हैं और ये मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, लिहाजा उसका केस नहीं बनता। ज़ाहिर है अदालतें हैं। जहाँ तक बात यह है किसी भी एक्यूज को कि उससे पैसे फौरन रिकवर कर लिए जाए, ज़ाहिर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। हर मुलजम को पूरा हक दिया जाता है कि वो राइट दिया जाता है कि वो अपने सबूत इकट्ठे करे, वो अपना सबूत जमा कराए, वो मुख्तलिफ अदालतों पे उसको मुख्तलिफ रिमिशन और कंसेशन लेते हैं। लिहाजा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसको तेज होना चाहिए और लॉ शायद तब्दील होना चाहिए, उसमें जल्दी वो कार्रवाई करे। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इसलिए होता है
ताकि किसी भी एक्यूज को बिन सुने बिन देखे सजा ना मिले, उसको पूरा पूरा राइट मिले कि वो अपनी सबूत दे के अपने आप को क्लियर करवाए। अभी तक इनको सजा नहीं हुई। अगर 500 अरब की प्रॉपर्टी है तो वो बता सकते हैं कि कितनी अरब उन्होंने ली थी, कितनी उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई, कितना कहाँ से आया। तो उसके लिए ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट का टाइम लगता है। मैं नहीं समझता कि जो प्रोसेस शुरू हुआ है ये प्रोसेस अब रुकेगा। आज पीटीआई का एक आपके मुताबिक कम हो रहा है तो कल पीटीआई का हो जाएगा, कल बाकी लोगों का हो जाएगा। लेट द प्रोसेस स्टार्ट। ये कहते ना कि कानून नया बनाए, वो कानून का हो जाना आज करप्शन के ये बात तो आज नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज ये बात कही, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज ये बात कही, एक बार फिर उन्होंने इन्फोर्स किया कि किसी किस्म की कोई डील, कोई एनआरओ और कोई डील नहीं दी जाएगी। एक ब्रेक से वापसी पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के अज़ाइम क्या हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत के लिए क्या अल्टीमेटम दिया है, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ज़रा देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो मसाजिद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो मजहबी शख्सियात हैं, उनको किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो उनके मिलियन मार्च में शिरकत करें इस हुकूमत को गिराने के लिए। जिस मैदान में हम उतरे हैं, अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, उलमाए किराम से कहना चाहता हूँ, अहले मदारिस से कहना चाहता हूँ, अहले मसाजिद से कहना चाहता हूँ कि इस अजीम मकसद के लिए अव्वलीन शर्त यही है कि दिल के अंदर से खौफ निकाल दो। अगर दिल में खौफ है तो फिर तहरीकें नहीं चला करती। मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी राब्ते हैं हमारे, वो हमारे साथ इस्लामाबाद आज़ादी मार्च में शरीक भी होना चाहते हैं। कुछ दिन तक आपको यूँ नजर आएगा कोई आगे हो रहा है तो कोई पीछे हो रहा है, तो कोई आगे हो रहा है तो कोई पीछे हो रहा है, लेकिन बिलाखिर आएंगे। 15 लाख से ज़्यादा लोग इस इस्लामाबाद में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। बुज़दिली की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। हमने मैदान में उतरना है और इन क़ुव्वतों को शिकस्त देनी है। ब्रिगेडियर साहब, 15 लाख अगर एक ओवर रेटेड फिगर भी हम कहें तो वो 7.5 लाख लोग, आधे लोग भी लेकर आ जाए 15 लाख से, तो ये एक बहुत हिस्टोरिक किस्म का की गैदरिंग होगी, रैली होगी इस्लामाबाद के अंदर। कितना टफ टाइम हो सकता है हुकूमत के लिए? मौलाना साहब का कॉन्फिडेंस जो है उसको देखते हुए। देखें, एक तो पहले बात यह है कि मौलाना साहब को थोड़ी सी खुद शर्म आनी चाहिए इस बात की कि आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं पिछले 20 साल से। आपने पूरे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय किए हैं, आपने कश्मीर के ऊपर कोई बात भी नहीं की है। अगर आप में इतना ही आपको शौक़ है लॉन्ग मार्च करने का, तो सबसे पहले कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए आप जाके मुजफ्फराबाद में लॉन्ग मार्च करें, वहाँ जाएं और वहाँ बताएं कश्मीर के लोगों को जी हम आपके साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ी हैं। जबकि नरेंद्र मोदी जो एक दहशतगर्द इंतहा पसंद है, कश्मीरों में जुल्म कर रहे हैं, उसे मुझे समझ नहीं आती है कि ये इन हालात में जब दुश्मन खड़ा हुआ हमारे सर के ऊपर, कश्मीर पे गासिबाना कब्जा कर लिया है, दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे लगी हुई है, हम यहाँ पर हमें चाहिए कि इस मौके पर यूनाइटेड होकर ये बताएं दुनिया को भी हम कश्मीर के ऊपर इकट्ठे करें। और ये देखिए अपोजिशन मार्च कर रही है मुजफ्फराबाद की तरफ, तो शो सॉलिडेरिटी की तरफ, टू शो सॉलिडेरिटी पीपल ऑफ कश्मीर। फिर तो मुझे इनकी बात समझ आती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पावर से बाहर है। वरना ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हुकूमत हो, जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट में हो, हर हुकूमत में ये मौजूद होते थे और इन्जॉय करते थे सारी, और बड़े इन्होंने बेनिफिट भी लिए हैं। अब अगर इनको ये नज़र आ रहा है कि जी इस तरीके से कर लेंगे, इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, भूल है, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं ये लोग। और ये लोगों को वहाँ पर अगर हम गुमराह करने लेके जाते हैं, कितना बड़ा एक मुल्क के खिलाफ ये बगावत कर रहे हैं और जो दूसरे नैरेटिव को कितनी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। ना मैंने रतबी से कभी कश्मीर के बारे में जिक्र सुना है, ना संजाब बली से कभी सुना है, ना मौलाना बली से कभी सुना है, ना मौलाना फजलुर रहमान से सुना है। ये किस किस्म के पाकिस्तानी है जो फ़ायदे रहते पाकिस्तान में हैं, खाते पाकिस्तान में हैं, फ़ायदा पाकिस्तान से उठाते हैं,
और बात ये है वो दुश्मन अच्छा, मेरे ख्याल में मैं जरा शेख साहब के पास लोगों का तसाब होना चाहिए। शेख साहब के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे शॉर्टली जरा ये बताएं कि ये कश्मीर के हवाले से मौलाना साहब आप कह रहे हैं कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, उनको ज्यादा कश्मीर की हसासियत का अंदाजा होना चाहिए था, वो इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्ले ना करते, लेकिन वो ये जो मदारिस के तलबा को, मसाजिद से वाबस्ता लोगों को, इनको प्रोवोक कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आएँ, तो ये जो इस किस्म की जो सियासत है, जिस सियासत में कोई उसूल नहीं है, जिसमें करप्शन है, जिसमें इक़्तिदार का लालच और हवस है, इसमें इस्लाम को और मजहब को और मजहबी जज्बात को लाना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब जी देखें, ये एक बहुत ही अनफेयर बात है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि इस वक्त आपने पूरे मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है, मजहबी इंतहापसंदी को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी है। पाकिस्तान की पूरी कौम जिसमें फ़ौज, अवाम और हुकूमत इकट्ठे चल रहे हैं साथ, दुश्मन के बहुत सीरियस नैरेटिव को, जो एक हाइब्रिड वॉर भी हमारे पर डाली हुई है, जिसमें हमारे पर अटैक किया हुआ है, हम सबको मालूम है, उसमें हम घिरे हुए हैं, पूरी कौम उसका मुकाबला कर रही है। इस मौके पे ऐसे लीडर्स जो सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए करते हैं, पर्सनल, उसके बाद पार्टी मफादात के लिए करते हैं, इवन PMLN और पीपल्स पार्टी ये बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मौलाना साहब को जो है कि ये इक़्तिदार से बाहर हैं, MNA नहीं है, ये प्रेशराइज ये डालें शायद PTI गवर्नमेंट इनको कोई और माइनॉरिटी बेनिफिट दे दे, कोई ओहदा दे देगी। मेरे ख्याल में वो PTI में इमरान खान साहब तो ये करेंगे नहीं, और हुकूमत के पास बहुत ज़राए होते हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए, और इससे इनकी साख खराब होगी। मदरसे के बच्चों को ये टूल बनाना चाहते हैं, ये बहुत ही गलत बात है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। शेख साहब, हुकूमत पाकिस्तान में यकीन है कि इस पर नहीं, इसको नहीं चलने देंगे। शेख साहब, 25 सितंबर 2018 को, आज से ठीक तकरीबन 1 साल पहले, खुर्शीद शाह साहब से उनके केसेस के बारे में सवाल किया गया था, वो हमने निकाला। मैं चाहूँगा खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा था। अब बोलेंगे तो खोलेंगे, सिंपल है। और मैं तो कहता हूँ नैब तो अपनी जगह पे है। मैं तो जो आज सिटिंग गवर्नमेंट है आज की, उनको दावत देता हूँ कि वो मेरे जो केस जो लोग बना रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन वो करें तो बेहतर होगा। पार्लियामेंट कर ले मेरी, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूँ, और ये अफसोस की बात है कि इस तरीके से अगर मेरे खिलाफ इंक्वायरी है तो करना चाहिए था। ये मीडिया में देख के तजदीद करना अच्छी बात नहीं है। और कैरियर है 30 साल का इस मुल्क में, मैं पोजिशंस में रहा हूँ। जी कैसर अहमद शेख साहब वो खुद वेलकम कर रहे हैं, अगर वो खुद वेलकम कर रहे थे कि मेरे खिलाफ अगर कोई है शिकायत तो उसकी इंक्वायरी करें, पार्लियामेंट करे, ये हुकूमत करे। अब अगर नैब ने शुरू कर दी है तो फिर रोना किस बात का है, पर मसला क्या है? नहीं, कोई रोला नहीं है, वो इसमें कोई, आप सही कह रहे हैं, उन्होंने कई बार कहा है असेंबली में, कई बार कहा है, ये बात उन्होंने कही है। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा था कि नैब क्या कर रही है कि इसको पता एकदम कैसे लगता है। ये तो इतने सालों के लोग पॉलिटिशियन हैं। मैं ये कह रहा था कि हमारे इदारों को चाहिए कि और विजिलेंट होना। कोई मामूली रकम तो नहीं, जो इल्जाम है 500 अरब रुपए का, हर किसी को पता है। हम किसी बंदे को पकड़ लें, पता होगा कौन किसकी वेल्थ क्या है। और ये एकदम कहते हैं कि वो आमदन से ज्यादा हर साल का गोशवारा जाता है। हमारा FBR क्या करता है, हमारे बाकी सारे FIA क्या करती है, हमारी नैब क्या करती है, एकदम पता चल जाता है कि 500 अरब हो गया। 500 अरब एक दिन में बनता है क्या किसी का? तो इदारे क्या करते हैं? ये कोई तरीका कार नहीं है। मैं ये कहता हूं बल्कि सबको करें, सबको पूछें। अगर इदारों के हाथ पांव बांध दिए जाएं, अगर अपने उस वक्त की हुकूमत, अगर हुकूमतें, हुक्मरान इदारों के हाथ पांव बांध दे, इदारे कैसे काम करेंगे? अब नैब इदारे को चाहिए ना। नहीं, ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात ना हुई। इदारों को जो सरबराह हैं, जो इतने ब्यूरोक्रेट बनाते हैं, वो बताएं ना कि हमारे हाथ बांधे क्यों हैं। ये तो कोई बात ना हुई कि मेरे घर आज भी यही कहेंगे कि फलां इदारे कहेंगे हमारे हाथ बांध। शेख साहब वो लगता है ये शर्त पे है, वो माजी में लगता है ये शर्त पर है ना। अगर आप लेकिन माजी के चेयरमैन नैब, शेख साहब माजी के चेयरमैन नैब वो हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर लगाती थी, वो लगता है ये शर्त के ऊपर था। भाई अभी FBR, मेरे दोस्त FBR, मैं जानता हूँ शुरू से इन सब इदारों को। FBR जो है बहुत बड़ा, उनमें हजारों लोग हैं, हर जगह डिपार्टमेंट। मेरा जरा सा कोई काम होता है ना तो फौरी तौर पे मुझे कह देते हैं, ये जी आपका फलां जो है ना इतना 2 लाख रुपए कहाँ से आया। वो तो हम तो निपटते रहते हैं ना इनको। और एकदम एक 500 अरब रुपए की बात है। ये इदारे FBR का ऐसा इदारा है, आप समझते हैं। एक चीज वहाँ बैठे हैं, आप खुद जानते हैं, वहाँ पे डिपार्टमेंट है पूरे, आगे कमिश्नर होते हैं, ऊपर तो पूरा कोई एक हायरार्की है।
हर डिपार्टमेंट, कस्टम का डिपार्टमेंट है, FIA का डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट है। और ये एक देखे ना, सिर्फ पॉलिटिशियन पे ही आप लगा दें और बाकी सारी अदालतें हैं, कोई किसी के खिलाफ गया नहीं। बहरहाल वो तो देखिए अच्छी बात है, इसकी इंक्वायरी होना, सब चीज सामने आ जाए। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई ठीक है या गलत है, मैं कह रहा हूँ हमारा मुल्क किस तरह चल रहा है। इस तरह हमारे मुल्क नहीं चल सकेगा कि हम जो चाहें, जब किसी का हर एक को शुरू से कोई ना कोई नीचे से होना चाहिए। जब बन रहे थे, पैसे बन रहे हों, तो एक शख्स थोड़ी है पाकिस्तान में, तो किस किस की आप बात करेंगे। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ, आप जवाब उसका दीजिएगा ना। सिर्फ जो कराची का मैं रहता हूँ, वहाँ पे फेर एक में जो डिफेंस में जमीन है ना, वो पिछले 20-30 साल से 8-10 लाख रुपए 1000 घर ट्रांसफर हो रहा था। कीमत थी 12 करोड़, सारे इदारों को पता था, वो उनको ऑफिशियली इजाजत दे रहे थे। सब ये गलत, जब तक ये चेक नहीं करेंगे, सबको, हर एक को पता था कि 12 करोड़ की जमीन है, और वो शो करता था 10 लाख रुपए, शो करता था 10 लाख रुपए, सारे इदारे, किसने उनको पकड़ा था? तो फिर आप कोई किसी ने तो यही तो बात, आप खुद यही बात आपने कर दी शेख साहब, कि इदारे आंखें बंद कर लेते हैं ना, माजी में इदारों ने नहीं किया, तो फिर आप भी करेंगे, अब भी कर रहे होंगे। तो वो अभी तो नैब आंखें बंद नहीं कर रहा, अभी तो नैब पकड़ रहा है। किसी की करें, मेरे दोस्त अभी किसी की करेंगे और वो बाद में पता लगेगा कि उसकी अभी कर ली है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम अपने इदारों को फेयर करें। इस तरह सिस्टम के बगैर आज भी 4000 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। मैं इस वक्त कह रहा हूँ 800 अरब रुपए की 800 अरब रुपए की स्मगलिंग हो रही है। तो अगर कोई कहता है, मैं उनके सामने, मेरे सामने बिठाए उनको, मैं बताता हूँ कि कहाँ का स्मगलिंग हो रही है, कहाँ अंडर इन्वेस्टिंग हो रही है, कहाँ ओवर इन्वेस्टिंग हो रही है। मुझे मैं बगैर के पैसा लिए, मुझे सामने रख के मैं बताता हूँ सारा इनको। सदाकत वासी साहब, मसला तो हल हो गया। शेख साहब इतने सीजनल पॉलिटिशियन भी हैं और पाकिस्तान के टॉप नॉच बिजनेसमैन भी हैं, तो इनकी खिदमात लें। ये जो बता रहे हैं जितने लूप होल्स हैं, ये बंद क्यों नहीं हो रहे अब्बासी साहब? कैसर साहब को यही बताना है कि लोगों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को वोट आउट इसीलिए किया कि जो ये बात कर रहे हैं कि इदारों को चलने नहीं देते। देखें, इदारों में अगर मुल्क के सरबराहान खुद इन्वॉल्व हैं और ख़ुद उन पे केसेस हैं, और ख़ुद उन पे एक नहीं दर्जनों केसेस हैं और बिलियंस के केसेस हैं, तो वो कैसे चाहेंगे कि FIA में वो बंदा हेड लगे जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है? अगर FIA का हेड वज़ीर आज़म ने लगाना है और वज़ीर आज़म के भाई, बेटे या भांजे या ख़ुद उनका नाम करप्शन में आ रहा है, तो क्या वो वज़ीर आज़म ऐसे बंदे को लगाएगा, ऐसे इदारे को लगने देगा? यही तो पाकिस्तानी कौम ने फैसला किया कि पीपल्स पार्टी और PMLN के पिछले 35-40 सालों में इदारे नहीं बन सके, और इदारे ना बनने की वजह वो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो मफादात थे लोगों के, जो उसकी वजह बने। लिहाजा आज अगर पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान साहब को और PTI को वोट इसलिए दिया कि आप ये जो नहीं कर सके वो करें, आज हम जो कर रहे हैं तो आप सपोर्ट करें। आपके इल्ज़ामात सारे ठीक हैं, आपकी ये बातें सारी ठीक हैं कि जब एक बंदे के 500 अरब रुपए बने तो 500 अरब बनते वक्त क्यों नहीं उसको पकड़ा? यही तो हमारा सवाल है। क्या खुर्शीद शाह साहब के बारे में माजी में सवाल नहीं उठते रहे? क्या इनके बारे में लोग ये कहते नहीं रहे कि शायद वापस आज ये अरबों 500 अरब ना हो, अगर 5 अरब के भी मालिक हो, तो कोई बंदा जो वापडा में मुलाजमत करता है, किसी स्केल पे भी करता है, 18वें पे करता है या 19वें पे करता है, वो इतने पैसों वाला हो, वो नौकरी नहीं करता। लिहाजा ये सारी बातें यही हैं, इस मुल्क का निज़ाम नहीं था, आज मुल्क का निज़ाम बन रहा है। अभी हमने भी बहुत सारे काम करने, हमें 1 साल 2 साल 3 साल लगेंगे। आपको ये कमिटमेंट है PTI की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, कि बाकी कमियां होंगी, लेकिन इंशाअल्लाह पिछले 30-40 साल का जो करप्शन का जुल्म हुआ है, जिस अज्जा ने इस मयत को, इस माशरत को, इस सोसाइटी को डबोया है, इंशाअल्लाह उसमें बहुत सारी वजूहात है, लेकिन एक वजह ये थी। आज भी आप कह रहे हैं कि मईशत जो है उसको नुकसान हो रहा है। मुझे बताइए, मईशत को क्या फ़ायदा पहुँचाया आपने कि आज हम कर्जों की किस्तें नहीं दे सकते, आज हमारा डॉलर कंट्रोल में नहीं है, आज हमारा PIA नुकसान में, रेलवे नुकसान में, बिजली नुकसान में, गैस नुकसान में। लिहाजा एक दफ़ा हमें ये कड़वी दवाई खानी है, उस दवाई की थोड़ी सी तकलीफ होगी, इस इंजेक्शन का दर्द होगा, लेकिन इंशाअल्लाह इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि मईशत चलेगी, उठेगी, दौड़ेगी। ब्रिगेडियर साहब, ये दवाई जरूर खिलाएं। लास्ट कमेंट प्लीज, 30 सेकंड। ब्रिगेडियर साहब, ये दवाई जरूर खिलाएंगे, लेकिन ये सारे कैप्सूल, सारे इंजेक्शन, सारी ड्रिप, सारी दवाइयां सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्यों खिला रहे हैं?
ये बाकी लोगों को भी तो खिलाए ना। इनकी शिकायत बेचारों की ये है कि भाई हमारे साथ क्यों हो रहा है। मैं एक जुमला बोलूं ब्रिगेडियर साहब इजाजत से, अगर 35 साल हुकूमत इन्होंने की है, सर एक जुमला बोलूं, सर एक जुमला बोलूं, 35 साल हुकूमत इन्होंने की है और पीटीआई को तो 1 साल हुआ है, फिर भी हमारे 2 अहम तरीन मिनिस्टर इनके साथ जेल में। तो वो आप देख लें कि 1 साल वाले और 35 साल वालों की करप्शन का कैसे हिसाब करेंगे आप? जी ब्रिगेडियर साहब। जी प्लीज बोलिए। देखें अमीर बात यह है कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि क्योंकि बहुत अरसे थे पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे पिछले 10 साल से तो आप देखें पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ हुकूमत में रही है और फिर कितने कर्जे कहाँ चले गए, एक वो बात है। सेकंड देखें जो हम बात करते हैं सिस्टम की, सिस्टम इम्प्रूव करने का ये है कि आपको चेयरमैन को लगाने का तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। आप जब लीडर ऑफ अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के एक चेयरमैन को लेकर आएंगे, ही विल बी अंडर ऑब्लिगेशन। और यही हुआ एग्जैक्ट चौधरी कमल ज़मान के वक़्त में पीपल्स पार्टी ने और इन्होंने लगाया था, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो हुए थे। एक तो पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई तो इनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया। आप जुडिशियल सिस्टम के थ्रू क्यों नहीं चेयरमैन को लगाते हैं, मेरिट पे लेकर आए, ना वो गवर्नमेंट ना वो और वो किसी अंडर। इसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपके और डिफरेंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, सबको जुडिशियल आपके स्टेट कॉर्पोरेशन के जितने चेयरमैन हैं, पीआईए, स्टील मिल, ओजेडीसी, हर एक को जुडिशियल कमीशन लाएं, उनको प्रॉपर तरीके से फिल्टर करें, उनको मेरिट पे लेकर आएं और उसके बाद आप देखेंगे क्या रिजल्ट होगा। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त पॉइंट ये उठाया है कि अगर मेरिट के ऊपर माजी में भी अपॉइंटमेंट्स हो रही होती, इदारों के सरबराह लग रहे होते और उनको मेरिट पर काम करने दिया जाता, उनके हाथ पांव ना बांधे जाते, कोहर्सिव मैयर्स इख्तियार ना किए जाते, तो ये 40-50 साल की करप्शन यूं पाइल अप ना होती, ये साथ साथ क्लियर होती रहती। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।